हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। सो बोर्ड्स हो गए हमारे। अब हम शुरुआत करेंगे हमारी सीयूईटी की प्रिपरेशन के साथ। और आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज के कुछ पीवाईक्यूज एमसीक्यूज, जो कि लास्ट ईयर सीयूईटी का ही ये पेपर है। ठीक है, एक सेट है, एक शिफ्ट का पेपर है। तो वो हम लोग सॉल्व करेंगे। अराउंड 50 क्वेश्चंस है, तो एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। और बिजनेस स्टडीज में आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो सिलेबस है सीबीटी का, वो हमारा कंप्लीटली क्लास ट्वेल्थ का ही सिलेबस है। ठीक है, जितने भी आपने चैप्टर 12 चैप्टर पढ़े ट्वेल्थ में, वही सेम हमारा सीयूईटी में भी चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं, और शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ। तो देखो दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स दैट अ स्पेसिफिक एंड डेफिनेट एक्शन इज टू बी टेकन और नॉट टू बी टेकन। बेसिकली हमें टाइप्स ऑफ प्लान्स बताए हैं, कौन सा टाइप ऑफ प्लान है जिसमें कि एक ये चीज बताई जाती है कि क्या एक्शन लेना है या क्या एक्शन नहीं लेना है। तो इस चीज में हम बात करते हैं रूल की। ठीक है, इसका आंसर बनेगा रूल। रूल एक वो टाइप का प्लान है जो बताता है कि क्या काम करना है या क्या काम नहीं करना है। ठीक है, सो फर्स्ट आंसर इज रूल। तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन हमारा। The sum total of all individuals, institutions, and other forces that are outside the control of a business firm but that may affect its performance is known as। बहुत सिंपल है कि अगर हम इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशंस का टोटल कर दें जो कि बिजनेस के कंट्रोल से तो बाहर है बट बिजनेस की फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करता है, तो उसे हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर टू। ओके, देन नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है? तो देखो, सबसे पहले तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी होता है कि आपको कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करके चलना है। इसके बाद लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है बिजनेस का कि हमें अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, उनको प्रोटेक्ट करके चलना है। तो ऑप्शन ए बी डी हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर टू आएगा, ऑप्शन ए बी एंड डी। ठीक है, सी इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि बिजनेस जो है वो खुद के रिसोर्सेज नहीं बल्कि सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है। ओके, सो ए बी और डी आर करेक्ट। ठीक, इसके बाद इफ द वर्कलोड ऑफ अ मैनेजर इज मोर देन हिज कैपेसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ही यूज टू ऑफलोड द वर्क। अगर एक मैनेजर का जो वर्कलोड है उसकी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है, तो उस केस में वो अपने लोड को कम कैसे कर सकता है? वो लोड को कम कर सकता है बाय डेलीगेटिंग हिज अथॉरिटी। ठीक है, डेलीगेट कर देगा काम ताकि वर्कलोड थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, चलो इसके बाद डैश इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बिकॉज न्यू जॉब्स में बी क्रिएटेड एंड सम ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज में लीव द ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसमें हम नई जॉब्स क्रिएट करते हैं और कुछ एम्प्लॉयज जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भी जाते हैं? तो हम बेसिकली जॉब्स की बात कर रहे हैं, हम लोगों की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स इट इज अ स्टाफिंग प्रोसेस। ठीक है, स्टाफिंग। ओके, चलो इसके बाद विच आर द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। सो इकोनॉमिक डायमेंशन में हम बात करते हैं सारे के सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स की। ठीक है, तो आपको बताना है इकोनॉमिक डायमेंशन में कौन सा पॉइंट आएगा। दिया है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटी। सो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ही हमारे इकोनॉमिक में ही आता है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा आंसर है। बाकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ये हमारा सोशल डायमेंशन है। लेजिस्लेशंस पास्ड बाय द गवर्नमेंट एंड रेगुलेशंस, ये भी हमारा इकोनॉमिक में नहीं आएगा। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी इकोनॉमिक का पॉइंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। ओके, then controlling improves future dash by providing information derived from past experience। तो जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग क्या होता है कि आप चेक करके चलते हो कि सारा काम तरीके से हुआ या नहीं हुआ। तो इट इम्प्रूव्स द फ्यूचर प्लानिंग। ठीक है, ये फ्यूचर प्लानिंग को इम्प्रूव करता है कि आप फ्यूचर में जो भी प्लान बनाओगे फिर अकॉर्डिंगली आप बना के चलोगे। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट है मंजू वॉज शॉपिंग इन अ ग्रोसरी स्टोर, शी पिक्ड अप अ प्रोडक्ट एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द एफपीओ मार्क ऑन दी पैकेज। व्हाट वाज द प्रोडक्ट इन हर हैंड। तो मंजू एक ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग कर रही थी, उसने एक प्रोडक्ट उठाया और उस पर एक एफपीओ मार्क चेक करा। ठीक है, अब हमें बताना है कि वो जो प्रोडक्ट था वो कौन सा था उसके हैंड में। सो देखो, अगर आप एफपीओ मार्क चेक कर रहे हो तो बेसिकली फूड प्रोडक्ट्स पे आप चेक करते हो। ठीक है, तो पिकल जार है, शर्ट है, बल्ब है और गोल्ड नेकलेस है। इनमें से फूड प्रोडक्ट हमारा एक ही है, पिकल जार। तो ऑफकोर्स वो पिकल जार की ही बात हो रही है, उसी पे आप एफपीओ चेक करते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग द फंक्शन दैट ब्रिंग्स द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द प्लानिंग फंक्शन। कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है जो कि
मैनेजमेंट साइकिल को वापस से प्लानिंग पे लेके चला जाता है। तो ये होता है हमारा कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग साइकिल, कंट्रोलिंग हमारा लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। वापस से उसके बाद प्लानिंग से चीजें स्टार्ट होती हैं, तो कंट्रोलिंग इज द राइट आंसर। ओके, इसके बाद है अगला। Compensation refers to all forms of pay or rewards going to employees, where some payments are direct and some are indirect. Compensation समझते हो कि आप अपने एम्प्लॉयज को उनकी मेहनत के बदले क्या पे कर रहे हो। तो जो कॉम्पनसेशन है, वो जो पेमेंट्स है, वो डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। हमें बताना है इनडायरेक्ट पेमेंट कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से। तो देखो, जो बोनस है, डेली इंसेंटिव है और कमीशन है, ये तीनों तो डायरेक्ट के पार्ट होते हैं, डायरेक्ट पेमेंट के पार्ट है। ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयर पेड इंश्योरेंस, एम्प्लॉयर ने अगर इंश्योरेंस पे किया है तो वो इनडायरेक्टली बेनिफिट दे रहा है एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉयर पेड इंश्योरेंस इज द इनडायरेक्ट पेमेंट, यही आंसर बनेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है, डैश इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। बताइए कौन सा है मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जिसमें हम सही काम कर रहे हैं, काम को कंप्लीट कर रहे हैं और गोल्स को अचीव कर रहे हैं। दिस इज इफेक्टिवनेस। ठीक है, इफेक्टिवनेस में हम इन्हीं तीन चीजों की बात करते हैं, और एफिशिएंसी में हम बात करते हैं कि कॉस्ट कम से कम हो। ओके, डन। देन इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है, एएमपीएम इज अ रेप्यूटेड रिस्ट वॉच कंपनी। तो एएमपीएम एक कंपनी है जो कि रिस्ट वॉच मैन्युफैक्चर करती है। फोर्सिंग द चेंजिंग ट्रेंड, ट्रेंड चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चर स्मार्ट वॉचेस। तो ट्रेंड ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहे हैं, जिसके चक्कर में मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि अब हम लोग स्मार्ट वॉचेस भी मैन्युफैक्चर करेंगे। हमें बताना है द फीचर ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है। सो देखो, चेंजिंग ट्रेंड की बात हो रही है, आपने उसके अकॉर्डिंग अपना मैनेजमेंट चेंज किया, यानी कि हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है इस चीज की। ठीक है, डायनामिक फंक्शन। Okay, then standardization refers to the process of setting standards for every business activity. It can be standardization of process, raw material, time, product, machinery, methods, or working condition. So basically, हमें standardization की definition given है. The phenomenon of standardization was specified by. ये जो standardization का concept है, ये किसने दिया था? तो standardization and simplification एक principle होता है जो कि FW टेलर के द्वारा दिया गया है। तो FW टेलर ने ही ये कॉन्सेप्ट दिया है। ओके, चलो उसके बाद, डैश इज अ फिलोसफी दैट इम्प्लाइज selective dispersal of authority, which because it propagates the belief that people are competent, capable and resourceful। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है, फिलोसफी है जो ये बोलती है कि हमें अथॉरिटी को डिस्पर्स करना है, बेसिकली लोगों में डिवाइड करनी है अथॉरिटी को, क्योंकि जो लोग हैं वो कॉम्पिटेंट हैं, कैपेबल और रिसोर्सफुल हैं, उनके थ्रू हम लोग काफी अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन की ही बात हो रही है कि जिसमें आप अथॉरिटी को डिस्पर्स करते हो, डिवाइड कर देते हो। ओके, तो अगर आपने ट्वेल्थ में अच्छे से पढ़ा है, आपको बेसिक्स पता है, तो आपको इजी लग रहे होंगे क्वेश्चंस, है ना। चलो, इसके बाद, अ वेरी यूजफुल ट्रेनिंग मेथड हैज बीन अडॉप्टेड बाय मेनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। एक बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग मेथड है सिंस लॉन्ग, बाय प्रोवाइडिंग रियल वर्क एनवायरनमेंट फॉर ट्रेनीज, जिसमें हम रियल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं अपने ट्रेनीज के लिए। रियल वर्क, सिमिलर नेचर ऑफ एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है एक्चुअल की तरह ही। इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, जिसमें आप एक रियल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो अपने ट्रेनीज के लिए। ओके, देन नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में देखो, ट्रेनिंग की बात भी होती है, रिक्रूटमेंट की बात भी होती है, सिलेक्शन की बात भी होती है, लेकिन अथॉरिटी, ट्रेनिंग का कोई अथॉरिटी जो है वो स्टाफिंग का एस्पेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन टू इज द राइट आंसर, ऑप्शन टू। ओके, चलो इसके बाद बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। सो डायरेक्टिंग का इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। सो डायरेक्टिंग में देखो, मोटिवेशन आता है, कम्युनिकेशन आता है, सुपरविजन आता है, लीडरशिप भी आता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं आता। सो कोऑर्डिनेशन इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसके बाद बताया है, पारस डेवलप्ड एन नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज वर्क बिकॉज ऑफ हिज अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो बेसिकली पारस का अपने काम के प्रति एक नेगेटिव बिहेवियर डेवलप हो गया है, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग में हेल्प हिम टू चेंज हिज एटीट्यूड। तो उसके एटीट्यूड को चेंज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हम करेंगे यूज मोटिवेशन का। उसको मोटिवेट किया जाएगा ताकि उसका एक पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप हो पाए काम के टुवर्ड्स। ठीक है, मोटिवेशन।
फिर बताया डैश इंश्योर्स जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं वो कितने एक्यूरेट हैं या नहीं, वो आप किसके थ्रू चेक कर सकते हो? वो हम लोग चेक कर सकते हैं थ्रू कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस भी है, जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स तो वही पॉइंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फाइल अ कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? तो कौन इनमें से कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता? देखो, एक इग्नोरेंट कंज्यूमर जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है, बिल्कुल। अ पर्सन हु ऑब्टेन्स द गुड्स विदाउट एनी कंसिडरेशन, आपने गुड्स परचेज करे बट आपने कुछ भी पे नहीं करा, तो उस केस में आप कंज्यूमर माने ही नहीं जाओगे, आप फिर कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंप्लेंट कर भी नहीं सकते। तो ऑप्शन टू हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी अगर एक लीगल हायर है तो वो कंप्लेंट कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंप्लेंट दर्ज कर सकती है, तो ऑप्शन टू इज द करेक्ट हियर। ओके। विच आर द फॉलोइंग कैनॉट बी अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑन्टरप्रेन्योर? ओके, ऑन्टरप्रेन्योरशिप का क्वेश्चन है तो चलो सिलेबस में नहीं है, लास्ट ईयर ऑन्टरप्रेन्योरशिप था तो इसलिए ये डलेगा मैं इसमें क्वेश्चन। चलो, उसके बाद डैश इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड प्रोवाइडिंग अ रैशनल अप्रोच टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। बताओ कौन सा पॉइंट है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन डेवलप करते हैं, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, दिस इज प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग की बात हो रही है, प्लानिंग में ही आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। डैश इन्वॉल्व्स सिंक्रोनाइजेशन, इसी वर्ड से पता चल जाएगा, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द डिफरेंट एक्शंस और एफर्ट्स ऑफ द वेरियस यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन by providing the requisite amount, quality, timing, sequence of efforts which ensured that planned objectives are achieved with a minimum of conflict। कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अलग अलग एक्शंस को, एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करते हैं, एक साथ लेकर चलते हैं ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। तो यहाँ पे बात हो रही है कोऑर्डिनेशन की। ठीक है, कोऑर्डिनेशन। ओके। इसके बाद बताया है डैश प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट्स टू मैनेजरियल बिहेवियर एंड इन्फ्लुएंस मैनेजरियल प्रैक्टिसेस। कौन सा पॉइंट है जो कि यूजफुल इंसाइट्स देता है मैनेजर के बिहेवियर के लिए? यूजफुल इंसाइट्स ताकि आप रियल लाइफ सिचुएशंस को, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ, और मैनेजरियल प्रैक्टिस इसको इन्फ्लुएंस करता है। तो ये होता है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंस में ये पॉइंट भी था, यूजफुल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है, पहला ही पॉइंट था मेरे ख्याल से, तो वही चीज है। ओके। इसके बाद विच आर द फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? सो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आप समझते हो कि जब हम इंटरनली लोगों को रिक्रूट करते हैं विदाउट ब्रिंगिंग एनी न्यू पीपल इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उसके लिमिटेशंस क्या हैं जब आप इंटरनली रिक्रूट कर रहे हो? तो एक तो स्कोप फॉर इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस्ड, बिल्कुल आप नया टैलेंट नहीं लेके आ पाओगे, बिल्कुल सही है। एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, नहीं ये तो बेनिफिट हो जाएगा, हमें लिमिटेशन बतानी है। The employees may take challenging tasks if they are sure. Sorry, the employees may not take challenging tasks if they are sure of time-bound promotions. तो जो employees हैं, existing employees, हो सकता है वो challenging task ले ही ना, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा प्रमोशन होने वाला है। तो ये भी लिमिटेशन है, बिल्कुल सही। Internal recruitment may boost the competitive environment of the organization. नो, कंपटीशन तो इम्प्रूव होगा ही नहीं क्योंकि आप इंटरनली लोगों को रिक्रूट कर रहे हो। तो बस ऑप्शन ए और सी हमारा लिमिटेशन है, तो ऑप्शन टू आंसर आएगा, ए एंड सी। ठीक है। इसके बाद बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाइड एज फीचर्स ऑफ अ प्रोफेशन? प्रोफेशन के फीचर्स, तो सबसे पहले प्रोफेशन एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, बिल्कुल। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ये हमारा आर्ट में चलता है तो इसमें तो नहीं आएगा। उसके बाद एंट्री रिस्ट्रिक्टेड ऑन द बेस ऑफ एग्जामिनेशन और एजुकेशन, बिल्कुल आपको किसी प्रोफेशन में अगर एंटर करना है तो उसके लिए एजुकेशन और क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है, ये भी सही है। डोमिनेंस ऑफ सर्विस मोटिव, बिल्कुल आप एक प्रोफेशनल अगर हो तो आप सोसाइटी को सर्व ही करोगे, वो एक चीज मानी जाती है। तो ऑप्शन ए, सी और डी आर करेक्ट, ऑप्शन वन। ठीक है। देन नेक्स्ट है प्लानिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द फॉलोइंग। तो देखो, प्लानिंग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करता है, बिल्कुल। डिसाइडिंग ऑन प्लान्स, एक्शन एंड स्ट्रैटेजीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, बिल्कुल प्लानिंग के अंडर हम प्लान्स डिसाइड करते हैं, एक्शंस अपनी डिसाइड करते हैं, सही है। एलोकेटिंग एंड अरेंजिंग रिसोर्सेज, तो आप रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो, ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में आता है। ठीक है। एंड मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल, ये डायरेक्टिंग में आता है। तो बस ऑप्शन ए और बी हमारे प्लानिंग से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर टू, ए एंड बी।
ओके। देन नेक्स्ट है कंट्रोलिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। तो कंट्रोलिंग देखो इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स को आप जज कर सकते हो, ठीक है। इंश्योरिंग क्रिएटिविटी ऑन द इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो नहीं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं था बुक में, तो इसको छोड़ो। फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, बिल्कुल कंट्रोलिंग के थ्रू आप कोऑर्डिनेशन फैसिलिटेट कर सकते हो, और एफिशिएंट यूज भी हो पाएगा रिसोर्सेज का। तो ऑप्शन ए, सी और डी हमारे यहाँ पे करेक्ट है, ए, सी और डी। तो बेसिकली आपको जो भी आंसर करने हैं वो आपकी बुक्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही करना है, ठीक है। एनसीईआरटी में क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, चलो देन नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। तो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताए हैं। देखो इक्विटी है, इक्विटी क्या होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन ना करो। तो लिखा है काइंडलीनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर टुवर्ड्स वर्कर्स, तो ए का तो सेकंड आएगा, ठीक है। ए का सेकंड, अब ऑप्शंस में देख लो, ए का सेकंड सिर्फ एक ही ऑप्शन में गिवन है, तो ऑप्शन नंबर वन आना चाहिए आंसर, ठीक है। बी का थर्ड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है कि वन हेड वन प्लान वाला टॉपिक है ना। सो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज विद कॉमन ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान, बिल्कुल। सो ए का तो सेकंड, बी का थर्ड। ऑर्डर होता है कि हर एक चीज की एक अपनी फिक्स्ड प्लेस होनी चाहिए, एवरी एम्प्लॉय मस्ट बी इन हिज अपॉइंटेड प्लेस, ठीक है, सी का फोर्थ। एंड डिसिप्लिन यानी कि ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, तो डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्लान, और आपको मैच करने हैं। स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी होती है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव इज द कीवर्ड फॉर स्ट्रैटेजी। तो ए का तो फोर्थ आएगा, ए का फोर्थ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट या फोर्थ, फर्स्ट या थर्ड में से आंसर होगा, सेकंड आंसर नहीं होगा, और फोर्थ भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। मेथड क्या होता है? मेथड होता है इट इज अ प्रिस्क्राइब्ड वे ऑफ डूइंग अ टास्क, एक काम को करने का तरीका क्या है, दिस इज मेथड। तो बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो बेसिकली हमारा आंसर ऑप्शन थ्री होगा, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड लगाओ। अच्छा बाकी चेक कर लेते हैं। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है डिटेल स्टेटमेंट्स अबाउट अ प्रोजेक्ट, ठीक है। और प्रोसीजर होता है स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे काम करना है, तो एग्जैक्ट मैनर इन विच पर्टिकुलर एक्टिविटी इज टू बी डन, ठीक। तो डी का थर्ड, ओके, सो ऑप्शन नंबर थ्री। ओके, इसके बाद मैच करना है हमें बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस को। सो देखो केवाईसी कंप्लायंस इज मैंडेटरी इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रेफर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, इस तरह से आपको पॉइंट्स गिवन है। सबसे पहले बोला है इकोनॉमिक, इकोनॉमिक में हम बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की। तो इसमें लिखा है कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रेफर लॉन्गर टर्म इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स की बात होती है इकोनॉमिक के अंदर ही, तो ए का तो सेकंड आएगा, ठीक है, ए का सेकंड। तो हमारे देखो ऑप्शन फोर्थ तो आंसर होगा नहीं, ए का सेकंड, ठीक है। सोशल, सोशल में आएगा आपके पास ये वाला, राइज इन डिमांड फॉर गुड्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स के दौरान डिमांड बढ़ जाती है, तो बी का फोर्थ, ठीक है। तो एज पर ऑप्शंस ऑप्शन नंबर वन दिख रहा है मुझे आंसर, तो इन्हें काटो, ठीक है। बाकी चेक कर लेते हैं। सी है लीगल, केवाईसी कंप्लायंस इज मैंडेटरी, केवाईसी नो योर कस्टमर कंप्लायंस इज मैंडेटरी, तो ये एक लॉ है, ठीक है। तो सी का तो फर्स्ट। और पॉलिटिकल में हम बात करते हैं गवर्नमेंट के एक्शंस की, गवर्नमेंट मेंटेन्स जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री, तो डी का थर्ड, डी का थर्ड, तो ऑप्शन नंबर वन, ठीक है जी, समझ गए? ओके, इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को आपको मैच करना है विद द डिस्क्रिप्शन। तो दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल, तो ये किस में आएगा? डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल, ये आएगा स्टिमुलेटिंग क्रिएटिविटी अमंग द मैनेजर्स। अब मैनेजर्स के अमंग क्रिएटिविटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो उससे पर्सनल डेवलप होगा, बिल्कुल। तो ए का तो सेकंड कर देते हैं अभी हम, ठीक है। और एज पर ऑप्शंस मुझे फिर फोर्थ ऑप्शन लग रहा है। अडेप्शन टू चेंज का मतलब कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं आप उनको अडॉप्ट कर पा रहे हो, उनके साथ सर्वाइव कर पा रहे हो, तो सर्वाइव एंड ग्रो इन स्पाइट ऑफ चेंजेस, तो बी का तो फर्स्ट, ठीक है, बी का फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही हमारा आंसर बनेगा, ठीक है जी। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ यानी कि अलाउइंग अ बिजनेस एंटरप्राइज टू ऐड मोर जॉब पोजीशंस एंड डिपार्टमेंट्स, आप और जॉब पोजीशन डिपार्टमेंट्स ऐड कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, इट मीन्स यू आर एक्सपेंडिंग, तो सी का फोर्थ। और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बिल्कुल डिस्क्रिप्शन क्लियर है कि किसको क्या काम करना है, तो डी का थर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो इसके बाद हमें बताया है
डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स, सबसे पहले सुपरविजन। सुपरविजन क्या होता है? सुपरविजन होता है डायरेक्ट एंड इमीडिएट गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ सबॉर्डिनेट्स। अपने सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल कर रहे हो, उन्हें गाइड कर रहे हो। तो ए का तो थर्ड, ए का थर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन थर्ड आंसर नहीं होंगे। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन होता है एंकरेजिंग सबॉर्डिनेट्स विद जील टू वर्क। लोगों को आप एंकरेज कर रहे हो ताकि वो एकदम एक्साइटेड होकर काम करें। तो बी का सेकंड, बी का सेकंड यानी कि ऑप्शन वन आंसर होगा। ठीक है। लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप होता है जिसमें हम इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। ठीक है, तो सी का फोर्थ। एंड कम्युनिकेशन यानी कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, फैक्ट्स एंड फीलिंग्स, तो डी का फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर वन। ओके, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होंगी अभी तक चीजें। चलो इसके बाद, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। तो जल्दी से क्वेश्चन चेक करो और सीक्वेंस बताओ प्लानिंग प्रोसेस का क्या होगा। देखो, सबसे पहले मेकिंग सर्टेन अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर्स। बिल्कुल, पहले हम अजम्पशंस लेंगे, डेवलपिंग प्रेमिसेस। ठीक है, तो ये आएगा सबसे पहले। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वेइंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव। हम हर एक ऑल्टरनेटिव के पॉजिटिव नेगेटिव्स को इवेलुएट करेंगे, तो सी। फिर हम सिलेक्ट करेंगे बेस्ट ऑल्टरनेटिव को, बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव को, तो बी। और मॉनिटरिंग द प्लान टू इंश्योर ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। लास्ट में हम मॉनिटर करेंगे कि हमारे प्लान्स अचीव हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, तो डी। तो ए सी बी डी, ऐसा ऑप्शन है क्या इसमें? बिल्कुल है, ए सी बी डी, ये रहा ऑप्शन नंबर टू। ठीक है, मॉनिटरिंग द प्लान्स टू इंश्योर द ऑब्जेक्टिव, यस, ए सी बी डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर टू। ओके, चलो उसके बाद हमें अरेंज करना है द स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस इन अ करेक्ट ऑर्डर। तो स्टाफिंग प्रोसेस में एज पर द पॉइंट्स, जल्दी से सोचो क्या होगा। सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे नंबर ऑफ पर्सोनेल रिक्वायर्ड फॉर वेकेंट पोजीशंस, कि हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो डी आएगा। हमने ये देख लिया कि हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम लोग सर्च करेंगे फॉर एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेट देम टू अप्लाई। लोगों को सर्च करेंगे और उनको मोटिवेट करेंगे कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें, तो डी के बाद ए। देन हम उनको ऑफर लेटर इशू करेंगे यानी कि बी। और उसके बाद हम उनको, जब हमने ऑफर लेटर दे दिया तो अब हम उन्हें एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन देंगे कंपनी के बारे में, कंपनी के बारे में बताएंगे। तो डी ए बी सी, ऑप्शन नंबर तीन, डी ए बी सी। ठीक है, चलो इसके बाद अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मोटिवेशन इन ऑर्डर। तो मोटिवेशन के स्टेप्स को हमें अरेंज करना है। तो मोटिवेशन के केस में सबसे पहले तो होती है अनसेटिस्फाइड नीड, जिसको हम सेटिस्फाई करने के लिए मोटिवेटेड फील करते हैं। सबसे पहले तो ए, अनसेटिस्फाइड नीड है तो हम ड्राइव्स अराइज होंगी, तो सी। फिर हम सर्च करेंगे अलग अलग चीजों को जिसके थ्रू हम मोटिवेशन बेसिकली उस नीड को सेटिस्फाई कर पाए, तो बी। और लास्ट में हमारी जो टेंशन है वो रिड्यूस हो जाएगी, तो डी। ठीक है, ए सी बी डी, ए सी बी डी। कैसा लग रहा है कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं हम लोग, के बी सी, ए सी बी डी। ठीक है, चलो सही है। इसके बाद आपको अरेंज करने स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। अब देखो लाइन से सारे प्रोसेस ही आ रहे हैं, पहले मैच द फॉलोइंग आया, प्रोसेस आ रहे हैं। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस को अरेंज करना है। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर दिया है आपको करेक्टिंग द सिचुएशन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन, प्रोजेक्टिंग द फ्यूचर एंड डिटरमाइनिंग द गोल्स, measuring and comparing the work, and promptly investigating the causes of deviation. Okay, सबसे पहले देखो एज पर द पॉइंट्स हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्टिंग द फ्यूचर एंड डिटरमाइनिंग द गोल्स। सबसे पहले गोल सेट करेंगे, स्टैंडर्ड सेट करेंगे, तो ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद हम काम को मेजर करेंगे और कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड्स, तो सी। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले बी फिर सी। उसके बाद हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे कॉज ऑफ डेविएशन, डेविएशंस जो भी रहे दोनों में उनको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो डी। और लास्ट में हम सिचुएशंस को करेक्ट करेंगे इन अकॉर्डिंग्स विद द डिसीजन, लास्ट में करेक्टिव एक्शन लेंगे, तो ए। तो जो हेडिंग्स होती हैं स्टेप्स की, उन्हीं का ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में इन्होंने लिखा है। तो बी सी डी है हमारा आंसर बन रहा है, ऑप्शन नंबर वन। ओके, इसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को हमें अरेंज करना है ना लॉजिकल ऑर्डर। सो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सो काम को डिवाइड करना होता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी, डिवाइडिंग द वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान, तो बी।
इसके बाद होता है हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि हम सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुप करते हैं, तो ऑप्शन ए। ठीक है। इसके बाद आप एलोकेट करते हो वर्क टू वेरियस एम्प्लॉइज, असाइनमेंट ऑफ वर्क, ठीक है, डी। और लास्ट में हम क्लियर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं टू क्रिएट अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर, तो सी, बी ए डी सी। ठीक है, बी ए डी सी, ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलो उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो देखो, मैनेजमेंट में इट हैज फीचर्स ऑफ बोथ साइंस एंड आर्ट। बिल्कुल, मैनेजमेंट में आर्ट और साइंस दोनों के फीचर्स होते हैं, तो फर्स्ट सही है। बाकी पढ़ लेते हैं। इट इज नॉट एन आर्ट, ऐसा है क्या? नहीं, मैनेजमेंट तो एक आर्ट होता है, तो ये तो गलत है। इट इज एन इन एग्जैक्ट, इट इज अ एग्जैक्ट साइंस, क्या मैनेजमेंट एक एग्जैक्ट साइंस है? गलत, मैनेजमेंट एक इन एग्जैक्ट साइंस है। ठीक है। इट इज फुली रिकॉग्नाइज प्रोफेशन, बिल्कुल नहीं, प्रोफेशन के बहुत सारे पॉइंट्स थे जो मैनेजमेंट में आ ही नहीं रहे थे, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो बस ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही हमें पता चल रहा है। ओके। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास केस स्टडी, तो देखो, केस स्टडी में आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे। इसको भी पढ़ते हैं, पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ जो आप अपने दिमाग से लगा सकते हो। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स का कौन सा पॉइंट नहीं है, कॉम्पोनेंट नहीं है? तो मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो प्रोडक्ट होता है, प्राइस होता है, प्रमोशन होता है, बट प्लेसमेंट ये मार्केटिंग में नहीं आता, तो ऑप्शन 3 हमारा कॉम्पोनेंट नहीं होता। ठीक है। अच्छा, उसके बाद, व्हाट डज लेबलिंग प्रोवाइड टू कस्टमर्स, लेबलिंग कस्टमर्स को कैसे हेल्प करता है? देखो, लेबलिंग जो है वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देता है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, पैकेजिंग डिजाइन, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, एनहेंसिंग क्वालिटी, ये सब पैकेजिंग में हम बात करते हैं, बट प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देने का काम लेबलिंग का होता है। ठीक है। ओके, देन इसके बाद बोला है, अब केस स्टडी से क्वेश्चन है, व्हाट इज एरोमास कॉफी हाउस प्राइमरी ब्रांडिंग फोकस, तो जो ये है कॉफी हाउस, उसका ब्रांडिंग फोकस किस पे है? तो इसके लिए आपको केस देखना पड़ेगा। देखो, दिया है, एरोमा कॉफी हाउस अ बुटीक कैफे aims to expand its brand by focusing on the marketing mix. The product is its artisanal coffee, known for unique flavors and organic ingredients. The cafe ensures appealing packaging using recyclable and aesthetically designed coffee bags to align with eco-conscious consumers. इट्स ब्रांडिंग, अब देखो ब्रांडिंग की बात हो रही है, इट्स ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी एम्फेसाइजेज सस्टेनेबिलिटी एंड लोकल कम्युनिटी सपोर्ट, मेकिंग इट अ ट्रस्टेड चॉइस। तो बेसिकली ब्रांडिंग में ये फोकस करते हैं तो सस्टेनेबिलिटी पे और लोकल कम्युनिटी सपोर्ट पे। तो ऑप्शंस देख लो अब जल्दी से। देखो, आपको दिया है सस्टेनेबिलिटी, तो बस आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, इसी में ब्रांडिंग फोकस है। ठीक है। इसके बाद, विच मार्केटिंग मिक्स कंपोनेंट इन्वॉल्व्स एडवर्टाइजिंग, तो अभी जनरल क्वेश्चन है, मार्केटिंग मिक्स का कंपोनेंट जिसमें एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व होता है, एडवर्टाइजिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रमोशन, ऑप्शन 4। ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ पैकेजिंग डज एरोमा कॉफी हाउस यूज, तो कौन सी टाइप का पैकेजिंग यूज कर रही है ये कॉफी हाउस? तो देखो फिर से, देखो यहाँ पे लिखा था पैकेजिंग के बारे में, दूसरे पेन से कर देती हूँ। अपीलिंग पैकेजिंग यूजिंग रिसाइकलेबल एंड एस्थेटिकली डिजाइंड कॉफी बैग्स। ठीक है, 2 पॉइंट्स बताए, रिसाइकलेबल एंड एस्थेटिकली डिजाइंड कॉफी बैग्स, तो यही आंसर बनेगा इसमें। दिया हुआ है, ये रहा रिसाइकलेबल मटेरियल। ठीक है, प्लास्टिक बैग्स की बात नहीं हुई है, एल्यूमिनियम कैंस, ग्लास जार्स की बात नहीं हुई है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। ओके, उसके बाद ये केस स्टडी डन। देन नेक्स्ट केस स्टडी आपके पास एक ये भी है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो देखो, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट, ये केस स्टडी का ही क्वेश्चन है, बट किसका आंसर आपको खुद से दिमाग लगा के ही बताना होगा। प्राइमरी गोल क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? प्राइमरी गोल होता है कि हमें शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, ईपीएस बढ़ाना है। ठीक है। ओके, विच प्रोसेस इवेलुएट्स द वायबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स की बात किस प्रोसेस में होती है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स की बात होती है कैपिटल बजटिंग के अंदर, कैपिटल बजटिंग के अंदर, जिसमें हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करने के बारे में डिसीजंस लेते हैं। ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ अ कंपनी इज एसेंशियली नोन एज, फाइनेंशियल प्लानिंग का ही एक और नाम होता है जो कि होता है एज पर ऑप्शंस फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। ठीक है, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट नोन एज फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके,
अब देखो क्वेश्चन है, व्हाट डज ग्रीन टेक प्रायोरिटाइज इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेज करने में ग्रीन टेक ये जो कंपनी है ये किस चीज को प्रायोरिटी दे रही है, तो इसके लिए हमें केस देखना पड़ेगा। तो अगर हम हल्का सा, मैं आपको ऐसे, आप थोड़ा सा रीड कर लेना, मुझे देख के पता चल रहा है कि सबसे पहले तो ऊपर तो इंट्रो की बात हुई है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम बात कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है। तीसरे पैराग्राफ में हम बात कर रहे हैं ग्रीन टेक का डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड। और फोर्थ में हम बात कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल के बारे में, तो यहीं से इसको पढ़ते हैं। एफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इंश्योर स्मूथ डे टू डे ऑपरेशंस बाय ऑप्टिमाइजिंग कैश फ्लो, managing inventory, and negotiating favorable credit terms with suppliers. Green Tech avoids liquidity issues while meeting short-term obligation. तो बेसिकली शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस की बात हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन नहीं करते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेज करने के लिए कंपनी प्रायोरिटी दे रही है किसे, एक तो कैश फ्लो को ऑप्टिमाइज करने में, इन्वेंट्री को मैनेज करने में, और फेवरेबल क्रेडिट टर्म्स नेगोशिएट करने में। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं। अब देखो हमें बताए हैं ऑप्शंस यहाँ पे, यहाँ पे दिया है एक्सपेंडिंग इन्वेंट्री। नो, इन्वेंट्री मैनेज करने के बारे में लिखा है, एक्सपेंडिंग के बारे में नहीं लिखा, तो इसको क्रॉस कर दो। ठीक है, ऑप्टिमाइजिंग कैश फ्लो इसकी बात की है ऊपर, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ठीक है, इन्वेंट्री जो केस में बोला है वो मैनेजिंग इन्वेंट्री लिखा है ना, मैनेजिंग और एक्सपेंडिंग में देयर इज अ डिफरेंस, तो इसलिए आप ऑप्शन 1 को इनकरेक्ट बोलोगे। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट। ठीक है, केस स्टडी के हिसाब से चलना है जो उसमें दिया है। विच कॉम्पोनेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रीन टेक्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन सा कॉम्पोनेंट पार्ट नहीं है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर की बात हुई है, फाइनेंशियल लेवरेज की बात हुई है, डिविडेंड डिसीजंस की बात हुई है, बट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ये तो मार्केटिंग की बात होती है ना, मार्केटिंग मिक्स का पॉइंट है ये। तो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट, इट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, बस खत्म, खत्म हो गया यार। देखो सारे क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। तो हमने अराउंड 48 क्वेश्चन करे, क्योंकि टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, बट इसमें से 2 क्वेश्चन हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के थे, जो कि अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम लोगों ने क्वेश्चंस करे, आपको पता लगा होगा कि सिंपल ही है, पढ़ा होना चाहिए आपको अच्छे से। और ये हमारा लास्ट ईयर 2025 के सीयूईटी के ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो इस तरह से और भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ऑफ कोर्स, बट ये हमारा फर्स्ट वीडियो था सीयूईटी का। मैंने भी पहली बार सीयूईटी का कोई पेपर इस तरह से उठा के देखा है। तो मुझे बताना आपको चीज़ें समझ में आई हैं नहीं आई हैं, और आपके जो एमसीक्यूज हैं वो प्रिपेयर हुए और कितने आपके करेक्ट हुए हैं, वो भी कमेंट में लिख के बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर खुद से गेस करके सही बताए। ठीक है, तो चलो इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।